हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर पे थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई हो रही है तो थोड़ी बहुत से नहीं होने वाली है, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो। आपके पास जो भी बुक्स है वो सारा बुक्स का क्वेश्चन बनाओ। सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं, आप आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, एम.एल. खन्ना, जो बुक मिले वो सारा बुक बनाओ। उन सारे से रिलेटेड हम लोग आपको थ्योरी देने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड बहुत तरह का क्वेश्चन आता है। कुछ क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बताए थे, कुछ क्वेश्चन हम आज भी बताने वाले हैं। बट उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स भी हम दो पार्ट में बांटकर आपको पढ़ाने वाले हैं। आज वही टाइप्स बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और भी स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होगा जिसका नाम आप लोग सुन लो, जो आज नहीं किसी दूसरे लेक्चर में पढ़ोगे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इनवैल्यूएटरी मैट्रिक्स, नीलपोर्टेंट मैट्रिक्स, इस तरह का बहुत सारा स्पेशल मैट्रिक्स होगा जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत हम लोग करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे फर्स्ट जो हमारा टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, इसको समझने का प्रयास करना है। बहुत सिंपल है ये। कोई भी मैट्रिक्स, जैसे हम लिख रहे हैं अ मैट्रिक्स A is equal to Aij M cross N is said to be रो मैट्रिक्स। इसे हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। कब कहते हैं? इफ m इज इक्वल टू 1। m जो है ये रो को रिप्रेजेंट करता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपके ध्यान में चल रहा होगा, m रो और एंड कॉलम। तो m यहां रिप्रेजेंट कर रहा है रो को। किसी भी मैट्रिक्स में अगर ओनली वन रो हो तो दैट मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स। इट इज ऑल्सो नोन एज हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। इसे हम लोग हॉरिजेंटल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल, मैट्रिक्स ए बी सी डी, यह एक रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक रो है। कॉलम कितना है उससे कोई मतलब नहीं है। कंटेन्स ओनली वन रो, जो केवल और केवल एक रो को रखता हो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट वन इज कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू Aij M क्रॉस N। हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर किया और वो मेरा मैट्रिक्स है A बराबर Aij जिनका ऑर्डर है M क्रॉस N। तो ये मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। इसका कंडीशन मैं यहां पर मेंशन कर दूं, when n इज इक्वल टू 1। जब किसी भी मैट्रिक्स में कॉलम 1 हो, बहुत सिंपली हम लिख रहे हैं A एक मेरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर M क्रॉस N है। ये कंडीशन है, किसका कंडीशन है? तो कॉलम मैट्रिक्स का। कब? जब n का वैल्यू 1 है। एग्जाम्पल, A B C D, यह एक कॉलम मैट्रिक्स है। इनका ऑर्डर है 4 into 1। इसमें एक कॉलम हुआ तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाया। रो कॉलम के बाद नल मैट्रिक्स, या इसे हम लोग जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर किया Aij M क्रॉस N। तो नल मैट्रिक्स को ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। लेट A बराबर Aij M क्रॉस N, दिस मैट्रिक्स इज said to be null matrix when Aij is equal to 0 for all I and j। इस मैट्रिक्स को और भी हम लोग डिफाइन कर सकते थे। A matrix Aij M cross N is said to be null matrix if every element of this matrix must be 0। हमने इसको उतना लंबा डेफिनेशन नहीं बनाया, सिंपल मैथमेटिकली हमने डिफाइन किया कि यह एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होगा। इनका कंडीशन है
ए आई जे बराबर 0 फॉर ऑल आई एंड जे, सारे आई और जे के लिए। जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 0 0 0 0, दिस इज null matrix. Next one is a square matrix. A square matrix और मैट्रिक्स A बराबर ए आई जे m क्रॉस n is said to be a square matrix when m is equal to n। इसको हम मैथमेटिकली डिफाइन कर रहे हैं, डेफिनेशन को बहुत लेंदी नहीं कर रहे हैं। अगर इसको बहुत लेंदी करना था तो आप कर सकते थे, अ मैट्रिक्स A बराबर ए आई जे m क्रॉस n इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स व्हेन नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। हमने डायरेक्टली लिख दिया m इज इक्वल टू m because m represent here total number of rows and n represent here total number of columns. When m is equal to n, then matrix is known as a square matrix. Example, matrix A 1 2 3 4 5 6 7 8 9, this is a square matrix, 3 row 3 column। सेकेंड एक हमने मैट्रिक्स लिखा B और यहां पे हमने 0 लिखा, तो ये आपका रो मैट्रिक्स भी है, इट इज ऑल्सो कॉलम मैट्रिक्स एंड दिस वन इज ऑल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक ऐसा मैट्रिक्स लिखना है जो फॉलो करे कंडीशन रो मैट्रिक्स को, कॉलम मैट्रिक्स को एज वेल एज स्क्वायर मैट्रिक्स। रो, कॉलम, नल, स्क्वायर। नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स, देन वी विल डिस्कस डायगोनल मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस हियर डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स ए आई जे फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे। डायगोनल एलिमेंट्स किसी भी मैट्रिसेस का वो डाटा होता है जहां पे आई जे के बराबर हो। जैसे एग्जांपल, सपोज मैट्रिक्स ए 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, next one is 3 1 3 2 3 3। I is equal to j, I j, I is equal to j, I j, I is equal to j, I j। तो इसमें जितना भी सर्कल पार्ट है वो टोटल यहां पे जो एलिमेंट्स आएगा दैट रिप्रेजेंट डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। जैसा कि हमने यहां पर मैट्रिक्स लिखा A B C D E F G H I, इनका जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो डायगोनल एलिमेंट्स होगा A E एंड I। A डायगोनल एलिमेंट्स है, E डायगोनल एलिमेंट्स है और I भी यहां पे डायगोनल एलिमेंट्स है। देन डिस्कस अबाउट डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम लोग डिस्कस करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन ये होना चाहिए, द गिवन मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर। जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, और स्क्वायर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे ऑफ nth ऑर्डर
is said to be diagonal matrix. A square matrix A बराबर aij of nth order. nth order मतलब number of row n, number of column is n also, is said to be diagonal matrix if aij is equal to 0 for all I not equal to j. It means non-diagonal elements are 0, then matrix is known as diagonal matrix. डायगोनल एलिमेंट्स निकालने का वे होता है ए आई जे, जहां जहां आई जे के बराबर है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होता है वह एलिमेंट जहां आई जे के बराबर नहीं है, लाइक दिस दिस वन एंड दिस वन ऑल्सो. तो फॉर डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, एक वैसा मैट्रिक्स लिखना होगा जिनका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो. एज फॉर एग्जाम्पल A00, 0B0, 00C. ये एग्जाम्पल है डायगोनल मैट्रिक्स का. डायगोनल मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स. जैसे ही हमने बोला कि यह डायगोनल मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, और एक्स्ट्रा क्या होना चाहिए, तो अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी a scalar matrix if diagonal elements are same. अगर उनका डायगोनल एलिमेंट सेम है तो मैट्रिक्स कहलाएगा और वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा. एज फॉर एग्जाम्पल A00, 0 A0, 0 0 A, a scalar matrix. Then next one is identity matrix. और स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स बोलते ही क्या क्या फील हुआ कि दिया हुआ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स सेम होना चाहिए. अब एक्स्ट्रा फीचर इसका है a scalar matrix. SM means to say here a scalar matrix. A scalar matrix is identity matrix. Identity matrix if diagonal elements is one only, जिनका डायगोनल एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा कुछ भी ना हो. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते ही आपके दिमाग में क्या क्या चलना चाहिए, यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं, डायगोनल एलिमेंट्स 1 है. डायगोनल एलिमेंट्स हम लोग कैसे पता करेंगे, तो वह प्लेस जहां पे आई जे के बराबर हो तो वो कहलाता है डायगोनल एलिमेंट्स. अभी हम लोग को और भी 2 टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, वो है अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर, उसके बारे में भी पढ़ लेंगे. देन हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड. फर्दर हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का और भी जो मोर टाइप्स है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत ज्यादा यूज होता है, यहां पे हम लोग मेंशन कर लें. इट इज डिनोटेड बाय IN. IN means nth order of identity matrix. IN means nth order of identity matrix. Suppose हमने लिखा I2,
I2 means second order of identity matrix. फर्दर हमने लिखा I3. I3 means third order of identity matrix. I3 means third order of identity matrix. Next, upper triangular. Upper triangular matrix. A square matrix. A square matrix A बराबर Aij is said to be upper triangular matrix if Aij is equal to 0. तो Aij is equal to 0 मतलब पूरा एंट्री ही 0 हो गया, तब तो ये नल मैट्रिक्स होगा नहीं. कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन है, ये सिंबल फॉर ऑल का होता है. फॉर ऑल I is greater than J. ये अपर ट्रायंगुलर होगा कब? जब I का वैल्यू J से बड़ा हो. एज फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं. I का वैल्यू J से बड़ा कहां है? यहां पे I का वैल्यू J से बड़ा, यहां पे I का वैल्यू J से बड़ा, यहां पे. ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाया? ये कहलाएगा हमारा, अगर उन सारे प्लेस पे अगर हम 0 रख दें तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा. मीन्स टू से A B C 0 D E 0 0 F. ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाया. नेक्स्ट वन इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स A बराबर Aij. हमने सबसे पहले कंसीडर किया अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर. इसका कंडीशन है इफ Aij is equal to 0 for all I less than J. अपर ट्रायंगुलर के लिए वहां पे 0 होगा जहां जहां I का वैल्यू J से बड़ा हो, और लोअर ट्रायंगुलर के लिए वहां पे होगा जहां जहां J का वैल्यू I से बड़ा हो. तो यहां पर हम लोग क्रॉस के थ्रू समझा दें. 1 2 I छोटा है J बड़ा है. 1 3 I छोटा है J बड़ा है. 2 3 I छोटा है और J बड़ा है. तो जहां जहां हमने क्रॉस किया अगर वहां पे 0 लिख दें तो ये जो मैट्रिक्स है वो बन जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो इसका एक एग्जांपल अभी हमने यहां मेंशन कर दिया. A 0 0 B C 0 D E F. This is the example of lower triangular matrix. तो मैट्रिक्स का टाइप हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. ये हमारा वही टाइप्स था जो हमारे एकेडमिक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. इसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे. वो सारा प्रॉब्लम रिलेटेड टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स. अब हम लोग कुछ मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट था उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले लेक्चर में भी बताए थे. वहां तक हमने टोटल 10 क्वेश्चन किया था. उसमें कुछ क्वेश्चंस हम आप लोगों को दे दिए थे कि आप खुद से बनाना, और आपका जो प्रॉब्लम है नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना. बट आप लोगों से शायद वो क्वेश्चन बन गया है, हमने देखा कोई भी कमेंट में नहीं था. आज हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. इसमें कुछ क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव है, कुछ बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन भी है, और हम लोग ऐसे ही मिलाकर क्वेश्चन करते रहेंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा बर्डन ना बाद में लेना पड़े. एक ही साथ कॉम्पिटिटिव भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, कुछ कॉम्पिटिटिव के साथ साथ कुछ एकेडमिक क्वेश्चंस भी रहेंगे. जैसे आज हम क्वेश्चन एक डिस्कस करेंगे
फाइंड मैट्रिक्स ए सच दैट, ये दे रखा है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिर ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, फाइंड एक्स इफ दिस प्रोडक्ट ऑफ दिस वन इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये जीरो नल मैट्रिक्स को बताता है। हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि नल मैट्रिक्स क्या होता है। सेकेंड क्वेश्चन एक ये चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा, इसको आप लोग घर पे ट्राई करोगे, बन जाए तो अच्छी बात है, न बने तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखना, हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग, ये वर्ड प्रॉब्लम होगा आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 19 है। मेरा मानना है कि आप लोग वर्ड प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा डरते हो, तो उनसे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत लोगों से ये क्वेश्चन बन भी जाएगा, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं वो स्टूडेंट के लिए जिनसे ना बना हो। देखिए थोड़ा सा इसमें थ्योरी यूज होने वाला है। एक यहां पर मैट्रिक्स दे रखा है, जो मैट्रिक्स दे रखा है उसे हम यहां लिख देंगे 2 1 -3 1 1 0 -1 0 4। यह एक मैट्रिक्स है। एक दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है ए, और इसी मैट्रिक्स ए को हमें इवैल्यूएट करना है। मैट्रिक्स ए को हमें इवैल्यूएट करना है। यह है -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 15। थोड़ा सा हम लोग मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट यहां यूज करने जाएंगे। सबसे पहले तो ये देखना है कि जो हमारा मैट्रिक्स ये ए है, इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो आप लोग सबसे पहले इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखोगे, और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3, 3 रो है और 3 कॉलम है। तो ये मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई तब होगा जब इस मैट्रिक्स में रो इनके कॉलम के बराबर हो। तो इनका कॉलम 3 है, तो इसमें रो भी 3 होना चाहिए। ये पहला कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी संभव है जब पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो। तो मैट्रिक्स ए में रो 3 होना चाहिए। सेकेंड, अब ये मल्टीप्लाई हो गया, तो मल्टीप्लाई होने के बाद यह एक सिंगल मैट्रिक्स मिलेगा। यह एक सिंगल मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये मैट्रिक्स को कंपेयर इनके साथ करना है। तो जब दो मैट्रिक्स को कंपेयर करते हैं तो उनका रो और कॉलम आपस में बराबर होना चाहिए। तो इस मैट्रिक्स का जो रो है वो 3 है, इनका जो प्रोडक्ट आएगा इनका भी रो 3 होगा। इसमें कॉलम कितना है? 3, तो इस मैट्रिक्स का कॉलम भी 3 ही होगा। ये चीज ध्यान देना होगा। प्रोडक्ट के लिए कंपलसरी था कॉलम रो के बराबर। इक्वालिटी के लिए जरूरी था कि फर्स्ट का रो सेकंड के रो के बराबर, फर्स्ट का कॉलम सेकंड के कॉलम के बराबर। यानी कि हमें यहां पर एक मैट्रिक्स ए कंसीडर करना होगा जिनका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। मतलब हमने मान लिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। हमने एक मैट्रिक्स ये कंसीडर किया। जैसे ही हम लोग ए बी सी डी ई एफ जी एच आई का वैल्यू निकालेंगे तो उसके साथ ही हमारा मैट्रिक्स ए भी मिल जाएगा। तो अब हम लोग आगे इसको क्या लिख दें? इस स्टेप्स को हम लोग यहां पे कंटिन्यू कर रहे हैं। 2 1 -3 1 1 0 -1 0 4। यहां पर एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। इसको मैंने मान रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये बराबर होगा किसके? तो ये बराबर होने वाला है -1 1 9 -8 -2 22।
-10 -5 15, राइट, मिल जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई किया जाए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2a प्लस 1 इंटू डी, डी माइनस जी, कॉन्सेप्ट वही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2b प्लस e माइनस h, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2c प्लस f माइनस i, फर्स्ट रो सेकेंड मैट्रिक्स के सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम a प्लस d प्लस 0, तो 0 नहीं लिखेंगे। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम b प्लस e प्लस 0, ये भी नहीं लिखेंगे। सेकेंड रो थर्ड कॉलम c प्लस f, i नहीं लिखेंगे क्योंकि i इंटू 0 0 होता है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो भी हो गया। अब हम लोग आते हैं थर्ड रो पे, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3a प्लस 0 प्लस 4g, थर्ड रो सेकेंड कॉलम -3b प्लस 0 प्लस 4h, थर्ड रो थर्ड कॉलम -3c प्लस 0 प्लस 4i, ये बराबर होगा मैट्रिक्स -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 एंड 15। अब हमारा कॉन्सेप्ट यहां पे रिपीट होगा जो पहले पढ़े थे। ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो जब ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग डाटा है वो भी आपस में इक्वल होगा। यानी कि यहां से हम लोग लिखेंगे ये बराबर है इनके 2a प्लस d माइनस जी का वैल्यू -1 के बराबर होगा। a प्लस d बराबर है 1 के, a प्लस d बराबर है 1 के, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं प्रॉपर्टीज, दो मैट्रिक्स अगर आपस में बराबर है तो इनका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर होता है। नेक्स्ट, -3a प्लस 4g बराबर है 9 के। अब यहां पर 3 इक्वेशन आ गया, ये तीनों इक्वेशन है a, d और g के फॉर्म में, तो इन तीनों को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे हम लोग। यहां से वैल्यू मिलेगा a का, यहां से वैल्यू मिलेगा d का, यहां से वैल्यू मिलेगा g का। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करके a, d और g का वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से a का, यहां से d का और यहां से g का। ठीक उसी तरह से ये जो सेकेंड कॉलम का डाटा है इसका कंपेयर इनके सेकेंड कॉलम के डाटा से करेंगे, यहां से वैल्यू मिल जाएगा b, e और h का। सिमिलरली जो थर्ड कॉलम का डाटा है इसका कंपेयर करेंगे थर्ड कॉलम के डाटा के साथ, तो यहां से वैल्यू मिलेगा c, f और i का। इस तरह से मैट्रिसेज A में जो भी हमने डाटा कंसीडर किया था A, B, C, D, E, F, G, H, I सारा मिल जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि जो मैट्रिक्स हम कंसीडर करें वो इन सारे कंडीशन को फॉलो करे। तो यहां पर कंडीशन इनका मल्टीप्लीकेशन का था, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, मतलब पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए। दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम बराबर होना चाहिए, देन उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम यहां तक करके छोड़ दे रहे हैं, इसके बाद आप लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगर चाहते हो
स्कोर अच्छा करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, इसे एक बार ध्यान से हम लोग देख लें। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनेकन बार ये क्वेश्चन आपके एकेडमिक एग्जाम में आ चुका है, पूछा जा चुका है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें भी हमें मल्टीप्लिकेशन का ही कॉन्सेप्ट यूज करना है ना। इसमें भी हमें मल्टीप्लिकेशन का ही कॉन्सेप्ट यूज करना है। हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में बराबर करेंगे, वहां से जो हमें वैल्यू निकालना है वो वैल्यू खुद ब खुद मिल जाएगा। एक ये मैट्रिक्स है जिसको हमने ए मान लिया, ये दूसरा मैट्रिक्स है जिसको हमने बी मान लिया, तीसरा मैट्रिक्स है इसको हमने सी मान लिया, बस समझने के लिए। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि 1 2 3 ए बी सी, हमने आपको मल्टीप्लिकेशन का जो प्रॉपर्टीज बता रखा है उसमें हम पहले से बता चुके हैं, ये एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है। मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करके फिर सी से मल्टीप्लाई करो, या बी को सी से मल्टीप्लाई करके फर्दर ए से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों आपस में बराबर ही होगा। तो यहां पर देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन 12 दे रखा है 1x1, यह एक मैट्रिक्स है। सेकेंड जो मैट्रिक्स है वो है 1 2 15 3 5 3 2 1 2 1 2x, ये बराबर है नल मैट्रिक्स के, जिसे हम लोग जीरो मैट्रिक्स से बोलते हैं। तो हम लोग इनको समझने के लिए ए मान रखे हैं, इन्हें बी मान रखे हैं और इन्हें सी मान रखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट निकाल लेते हैं बी और सी का। बी को हम लोग सी के साथ पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप ए को भी कर सकते हो, बी के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहां पे जो हमारा मैट्रिक्स ए है 1x1, इसको हमने लिख दिया। मैट्रिक्स बी को सी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 प्लस 6 प्लस 2x। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 प्लस 10 प्लस x। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 15 प्लस 6 प्लस 2x। ये नल मैट्रिक्स है। इनको एक बार हम लोग कैलकुलेट कर लें। 1x1 7 प्लस 2x, 10 प्लस 2 12 प्लस x 21 प्लस 2x इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, जिसे हम लोग जीरो भी बोलते हैं। अब वापस से इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि जो हमारा डाटा मिल रहा है ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 7 प्लस 2x, कोई चेंजिंग नहीं होगा, प्लस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो बीच में प्लस का साइन, x इंटू 12 प्लस x प्लस 1 इंटू 21 प्लस 2x। वापस से इसको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 7 प्लस 2x, x इंटू 12 प्लस x, 1 इंटू 21 प्लस 2x इज इक्वल टू, यहां पे दे रखा है 0। तो यह एक नल मैट्रिक्स है, इसके एंट्री भी कितने हो गए, तो 0 हो गए। अब आपको इसे सॉल्व कर लेना होगा। 7 प्लस 2x प्लस 12x प्लस x स्क्वायर प्लस 21 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब यहां पे x को इस x को एक साथ अरेंज कर देंगे, देन यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यहां से x का जो वैल्यू मिलेगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। इसमें सारा प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन का ही यूज किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने बता दिया।
13 आपको खुद से ट्राई करना है। आप इसको एक बार खुद से ट्राई कर लेना। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा समझना भी है इसमें कि ए और बी दो मैट्रिसेज है, इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बी बराबर बी है। मतलब आप इनके प्लेस पे ये यूज कर सकते हो या इनके प्लेस पे ये यूज कर सकते हो। एंड ऑल्सो द गिवन कंडीशंस हियर, ए बी होल पावर 10 इज इक्वल टू ए का पावर 10 बी का होल पावर 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। लास्ट एक क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको वर्ड प्रॉब्लम है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, आप लोग अपने बुक से क्वेश्चन नोट कर लेना। क्वेश्चन ये है कि अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 रुपीज, मतलब कोई भी एक ट्रस्ट फंड है, उनके पास 30,000 रुपीज है और इस 30,000 रुपीज को वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं दो बॉन्ड में। फर्स्ट बॉन्ड पे उनको 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है और सेकेंड इन्वेस्टमेंट में उन्हें 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे 5%, सेकेंड इन्वेस्टमेंट पे 7%। और इस तरह से उनका जो कंबाइंड देखा जाए तो एनुअल जो इंटरेस्ट है वो है 1800। एनुअल इंटरेस्ट है 1800। तो पूछा जा रहा है कि उनका जो ईच इन्वेस्टमेंट है वो कितना है। क्वेश्चन फिर से एक बार समझे, बेहतर होगा कि इस क्वेश्चन को अपने एनसीईआरटी बुक से पढ़ लेंगे। फिर भी एक बार हम बता दे रहे हैं कि कोई भी एक ट्रस्ट फंड है, उनके पास 30,000 रुपीज है, उसको दो बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। ये फर्स्ट बॉन्ड में 5% और सेकेंड बॉन्ड पे 7% का वो इंटरेस्ट लेते हैं। उनका जो एनुअल इंटरेस्ट है वो 1800 है। तो उनका ईच इन्वेस्टमेंट आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 30,000 रुपीज है, हमने मान लिया कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट x है, तो सेकेंड इन्वेस्टमेंट 30,000 माइनस x होगा। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट x, तो सेकेंड इन्वेस्टमेंट 30,000 माइनस x होगा। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे उन्हें 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 5% का इंटरेस्ट मीन्स टू से 0.05। 5% इंटरेस्ट मिला, परसेंटेज हमने हटा दिया, 100 से डिवाइड किया, 5/100 इट विल बी 0.05। एंड इन सेकेंड इन्वेस्टमेंट 7% इंटरेस्ट, तो 7% मीन्स टू से 7/100 इट विल बी 0.07। इस तरह से इनका जो इंटरेस्ट है ये है 1800। हमने जब रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स के बारे में आपको कॉन्सेप्ट दे रखा था, उस वक्त हमने आपको बताया था कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम में इसका यूज हो तो पहले रो मैट्रिक्स को मेंशन करना होता है, देन कॉलम मैट्रिक्स को मेंशन करना होता है, तभी आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। अब बहुत सिंपल है, आप इसे बना सकते हो। इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करना है तो रिजल्ट आएगा 0.05 इंटू एक्स प्लस 0.07 इंटू 30,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1800। ये दोनों आपस में बराबर होगा, सॉल्व कर लेंगे, यहां से x का वैल्यू आ जाएगा। यही आपका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होगा और सेकेंड इन्वेस्टमेंट क्या होगा, तो 30,000 में से x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आज जो हम लोग पढ़े उसको छोटा सा एक माइंड मैप हम दे दें। सबसे पहले हमने आपको बताया टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में जो हमने आपको टाइप बताया ये आपके एकेडमिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। फिर हम पिछले क्लास में मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाए थे, कुछ आज और भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हमने क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दे रखा है, वो है क्वेश्चन नंबर 13। जितना क्वेश्चन हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे हैं उन सारे क्वेश्चन को आपको घर पे कम से कम बनाना है, उतने बार बनाना है जब तक आप सीख ना जाओ। इसके अलावा और कोई नया क्वेश्चन मिलता है तो उसे भी आपको बनाना है। नेक्स्ट जो हम लोग का क्लास होगा उसमें भी हम लोग का क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन पे ही बेस्ड होगा, बट उसका एक स्पेशल नाम होगा, उसका नाम होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन PMI।
पीएमआई का फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशंस ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पीएमआई। ये जो टॉपिक है क्लास 11th का है, तो थोड़ा सा पीएमआई को हम लोग पढ़ते हुए उसका एप्लीकेशन करेंगे मैट्रिसेज में। थैंक यू।